में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। धक्का मारा राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी। तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। संसद का शीत सत्र समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन संविधान निर्माता, भारत रत्न और हाशिए पर खड़े समाज की पीड़ा और योग्यता को विश्व पटल पर पूरे गर्व और बराबरी के हक के साथ रखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जिस तरह से घमासान हो रहा है, वो तो आपको ऊपरी तौर पर दिखाई दे ही रहा होगा। लेकिन उसकी असल तस्वीर यह है कि घमासान के नीचे एक सत्ता और विपक्ष के बीच की घनघोर कड़वाहट भी है, ईगो वॉर भी है, निजी आलोचनाओं का ज्वालामुखी भी है। हैरानी होती है ये देखकर कि इस देश की संसद में ये सब कुछ हो रहा है। संसद जो देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार है, लेकिन हो क्या रहा है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नीले कपड़े पहनकर संसद पहुंच रहे हैं, बाबा साहब की फोटो लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, और वो बीजेपी जिससे आने वाले देश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर उनका बयान पेश करती है, वही बीजेपी बाबा साहब की फोटो मॉर्फ करती है और उस पर जॉर्ज सोरोस की फोटो चिपकाकर अपने एक्स प्रोफाइल से पोस्ट करती है। सत्ता पक्ष से मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने दूसरे सांसद को चोटिल कर दिया, धक्का मुक्की हो गई। महिला सांसद आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी ने मिसबिहेव किया। राहुल गांधी आरोपों को खारिज कर रहे हैं और इन सब के बीच वो संसद जो यकीनन हर एंगल से थर्ड आई यानी कैमरों से लैस है, सीसीटीवी से लैस है, लेकिन ना तो कोई क्लियर पिक्चर सामने आती है या कोई वीडियो जिससे सच झूठ, कौन सही कौन गलत पता चल सके, ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आती। देश की संसद बच्चों के स्कूल यानी छठी सातवीं के बच्चे जैसे शायद ना लड़ते हो ना, उस टाइप का अखाड़ा बन गई है। और इस बीच बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा जरूर देख रही होगी दूर कहीं अलग थलग होकर एक बस्ती में रह रहे पिछड़े समाज के परिवार को, जिसके पास ना तो मोबाइल है, न टीवी है, न सोशल मीडिया, न अखबार, न इस खबर की जानकारी कि बाबा साहेब का अपमान हो गया। हुआ क्या, और अगर हुआ तो किसने किया, और अब उसे अपने लिए भगवान समान उन बाबा साहब के अपमान पर क्या करना चाहिए, उसकी आवाज कौन सुनेगा और उसके लिए सवाल कौन पूछेगा। तो बाबा साहेब की आत्मा शायद इन बातों पर आज चिंतन जरूर कर रही होगी, और एक चिंतन बाबा साहेब का नाम लेने वाले हर नेता, सांसद और दल के मन में भी जरूर होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि वो होगा नहीं, हो नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मचिंतन से वोट नहीं मिलते। बहरहाल हम मीडिया हैं, हम अपने चिंतन से निकले सवाल जरूर पूछेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं डिबेट का। तो देखिए संसद की क्या हालत है, वो तो पूरा हमने आपको अलग अलग तस्वीरों में दिखाया, क्या हुआ, क्या कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ से ये है कि शीत सत्र का अंत इस नोट पर हो रहा है, जहां पर एक ओपन एंडेड बात छोड़ दी गई है कि अंबेडकर साहब का अपमान, उनकी बात हो रही है, लेकिन जिस समाज से वो आते हैं या जिस समाज को लेकर जो समाज आज हाशिए पर खड़ा है, उसकी क्या सूरत है और उसकी किसकी परवाह है, ये सवाल बना हुआ है। सबसे पहले आपका परिचय और मेहमानों के साथ करा दूं जो आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से सुजाता पॉल जी हमारे साथ आ गई हैं, सौरभ दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, मनस्वी थापर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दीपक सोनकर बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सुजाता पॉल जी, मैं शुरुआत आज आपके साथ करूंगी। बहुत सारे आरोप राहुल गांधी के ऊपर लग रहे हैं कि इन सांसद के साथ धक्का मुक्की की, इनको चोट लगा दी, यहाँ गिरा दिया, वहां गिरा दिया। क्या हो रहा है ये संसद में? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ऊपर इस तरह की एलिगेशन हो रही है, जहां पर महिला सांसद भी है जो कह रही हैं कि हमारे साथ धक्का मुक्की हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आखिर ये पॉइंट ही क्यों आ रहा है कि इस तरह की बातें सदन में हों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें अमित शाह जी ने कही थी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, फैशन बताया अंबेडकर नाम बार बार बोला जाना, और संविधान को अगर खतरा है तो बाबा साहब का नाम तो लिया ही जाएगा। लेकिन क्योंकि उसके बाद उनके खिलाफ इतना आक्रोश पूरे देश में देखा जा रहा था, और जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं, इंडिया ब्लॉक अलायंस है, हम सब कह रहे थे कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उन्हें
केंद्र सरकार से बर्खास्त किया जाना चाहिए, तो उनको सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मगर जो उनका व्यक्तित्व है वो माफी मांगने वाला नहीं है, उन्होंने माफी नहीं मांगी, जो बेहद निंदनीय है। माफी मांगेंगे तो वो कोई कम छोटे नहीं हो जाएंगे, गलती माननी चाहिए अगर गलती हुई है। लेकिन कल आपने देखा कि जब पूरी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अलग अलग जगह राजभवन घेराव किया, तो हिमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस ने हमारे एक युवा साथी की हत्या कर दी लाठीचार्ज करते हुए। और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारे एक युवा साथी की हत्या करी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, और हमारे नेता जिसमें सदफ जफर भी शामिल है, उन सबको नजरबंद तक कर दिया गया। भाई इतना डर किस बात का? लोकतांत्रिक देश है। हम तो महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पे चलते हुए अहिंसक तरीके से अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हुआ ये कि जब प्रेरणा स्थल से जो बाबा साहेब की मूर्ति है वहां से सांसद गण इकट्ठे होकर चले और मकर द्वार तक पहुंचे, तो मकर द्वार के लिए ये नॉर्म्स है कि वो रास्ता खाली रखा जाएगा ताकि वहां पे आवाजाही में कोई परेशानी ना हो, सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाकायदा जो डंडे लेकर खड़े थे, उन्होंने धक्का मुक्की शुरू करी। और आप चेक करवा लीजिए, जितने वहां पे कैमरा होंगे उसमें पता चल जाएगा कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया या नहीं दिया। लेकिन आरोप तो लगाना है ना, और राहुल गांधी जी सबसे इजी टारगेट है। लेकिन की रस्सी जो है वो जितनी ज्यादा आप खींचेंगे वो आप ही को नुकसान करेगी, वो टूट जाएगी। राहुल गांधी जी इजी टारगेट क्यों है? इजी टारगेट इसलिए है क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने उनका अपमान किया, उनके बारे में एडिटेड वीडियोस की बात अभी आपने सुनी होगी, कल अमित शाह जी कर रहे हैं। सबसे बड़ा एडिटेड वीडियो तो जो है वो राहुल गांधी जी का बना था, आलू और सोना वाला जो बात कही थी मोदी जी ने, लेकिन और वो उस बात को दोहरा रहे थे, इन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर मर दिया। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि राहुल गांधी जी तो टारगेट पे रहते ही हैं इनके, मगर कल जो तस्वीर में बाबा साहेब की तस्वीरें थी उनको एडिट करके उसमें जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगाना, ये बता रहा है कि इनकी मानसिकता क्या है। लेकिन ये ध्यान भी भटकाना चाहते हैं। और देखिए, अब ये तो संसद चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर सरकार और विपक्ष, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? अब हमें धक्का मार दिया, अब कोई हमारे ऊपर गिर गया, अब हमें यहाँ चोट लग गई, अब यहाँ हो गया। मतलब स्कूल में भी ऐसी लड़ाइयां नहीं होती सर। स्कूल में भी अगर एक नॉर्मल क्रिकेट का मैच हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है, वहां पर भी इस तरह की चीजें नहीं होती जैसे 125 करोड़ के देश को रिप्रेजेंट करने वाली संसद में जो बातें हो रही हैं वो। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि जिस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों का एक आचरण होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी के सांसद हों, वो आचरण कहीं ना कहीं जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब के जो बताए गए हुए रास्ते हैं उन पर भी चलना, तो उनका रास्ता तो कभी भी हिंसा का नहीं था। और आज तो हम शुद्ध रूप से हिंसा देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। जिस प्रकार से बहुत गंभीर आरोप आदरणीय राहुल गांधी जी पर लग रहे हैं कि उन्होंने एक बुजुर्ग सांसद को धक्का दिया और वो सांसद गिर जाते हैं, उनको जो है उनके ब्लड निकलने लगता है उनके माथे से और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। वहीं दूसरे सांसद जो है उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही साथ एक महिला सांसद, उसने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी जी पे कि वो शाउटिंग कर रहे थे, उसके पास बहुत क्लोज आ गए थे और उन्होंने उनके मुंह पर जाकर के शाउटिंग की, उनके साथ अभद्रता की गई। लेकिन इस बात का क्या मतलब है? मैं ये नहीं समझ पा रही। एक महिला सांसद ये कह रही है कि ठीक है उनके मुंह के नजदीक आकर चिल्ला रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। मैं ये भी एक लेवल पर कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति संसद में बैठा है, संसद में विपक्ष के नेता की पोजीशन पर है, क्या जानबूझकर मतलब आप लिटरली ये मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी का सामने वाले इंसान से बदतमीजी करने का ही कोई मकसद है जिसकी वजह से वो आ रहे हैं? क्या इतना गैर जिम्मेदार माना जा रहा है संसद में बैठे एक व्यक्ति को, स्पेशली जो विपक्ष का नेता है, 2004 से संसद में को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए सांसद? वाकई ये उम्मीद की जा रही है सिर्फ एक ईगो की लड़ाई है जिसमें जीत हासिल करनी है? देखिए मीनाक्षी जी, निश्चित रूप से आप जिस प्रकार से जो बात आप कहना चाह रही हैं मैं समझ रहा हूं, वही भावना मेरी भी है कि विपक्ष का नेता होने के नाते सांसद का जो आचरण होना चाहिए, क्या वो वास्तव में राहुल गांधी जी का है?
लेकिन समय समय पर ऐसे प्रमाण मिले हैं कि राहुल गांधी जी का आचरण कुछ इस प्रकार से रहा है विपक्ष के नेता होने के बावजूद जो है कि उन्होंने किसी सांसद के साथ जो है अभद्रता की हो, किसी सांसद पे अभद्र टिप्पणियां की हो। और ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में जो है विपक्ष के नेता का पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए, पक्ष के नेताओं को भी, लेकिन अपने आचरण को सही करना ये तो आदरणीय राहुल गांधी जी का ही कर्तव्य है, वो किसी और कोई और व्यक्ति तो नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन अब चलिए ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि इस तरह आरोप लग रहे हैं, तो अब आरोप में राहुल गांधी तो इस बात को खारिज कर रहे हैं। मेरा सवाल फिर वहीं पर अभी भी खड़ा है कि देश को सच कैसे पता चलेगा? एक व्यक्ति का वर्जन, इट इज माय वर्जन वर्सेस योर वर्जन ना, तो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, देश को कैसे पता चलेगा? और मुझे नहीं लगता है कि इसमें आने वाले दिन में भी कोई क्लैरिटी आने वाली है। ये सिर्फ वही है कि मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से सफेद वाली बातें जो है देश की संसद में हो रही है, कहीं और नहीं। ठीक है थापर जी, अब मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी इस बात पर। बड़ी हैरानी होती है ये देख। ठीक है, जल्दी बोलिए सर। देखिए, मैं निश्चित रूप से जो पुरुष सांसद हैं उनकी बात तो जांच होने के बाद पता चलेगी, लेकिन चूंकि हम महिलाओं का, हमारा देश जो है वो महिलाओं के प्रति जो है काफी सम्मानित रहता है, तो अगर कोई महिला इस तरह का आरोप लगा रही है तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ कानून है, सर्वप्रथम जो महिला की बातों को मानना चाहिए, उसी के आधार पर मैं इस बात को कह रहा था। जी, मैं तो कह रही हूँ सर, जो आरोप है उस आरोप का फिर सबूत भी सामने आना चाहिए ना। देश में संसद में जगह जगह तो कैमरे लगे ही होंगे, जिस बात का जिक्र भी सुजाता जी भी कर रही हैं कि वहां मकर द्वार का उन्होंने जिक्र किया, तो कुछ ना कुछ कैमरा रिकॉर्डिंग कुछ तो होगी ना, आ जाए देश के सामने, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है थापर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट जिसको कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया, मैं इस सिचुएशन को रिवर्स करती हूँ। मानिए यही स्पीच राहुल गांधी ने दी होती, राहुल गांधी ने एग्जैक्टली वो बोला होता जो अमित शाह जी ने बोला, तो आज की परिस्थिति क्या होती? आज की परिस्थिति ये होती कि कांग्रेस पूरे मीडिया में, कांग्रेस पूरे सोशल मीडिया में कि कैसे दलित विरोधी है, कैसे अंबेडकर विरोधी है, कैसे देश विरोधी है, इसके बारे में चर्चा की जाती। कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव से मैच नहीं हो पा रहा। जब भी कोई सत्र होता है हमारे पार्लियामेंट का, हम देखते हैं कि किस तरीके से एक सत्र वर्ष दूसरा सत्र हम कैसे लो जाते हैं। एवरी डे इज अ न्यू लो इन आवर पार्लियामेंट, थैंक्स टू द प्रेजेंट बैच ऑफ पॉलिटिशियन, कि हमारा रोज एक नई हम नीचे जाते हुए स्थिति देखते हैं। आज हम दंगल देख रहे हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट जो होता है ना, वो देश का सबसे सिक्योर इंस्टीट्यूशन होता है। सीसीटीवी से लैद होता है, फोर्सेस से लैद होता है, हर तरीके की फैसिलिटी फॉर सिक्योरिटी उनके पास पूरी होती है। आज मेरे मन में ये सवाल आता है कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियन सेफ नहीं है, दोनों तरफ के पार्लियामेंटेरियन, एक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक जो प्रोटेस्ट को रोक रहे हैं डंडे के थ्रू, वो दोनों ही सेफ नहीं है, तो कहां जा रहा है हमारा देश? जब पार्लियामेंट सेफ नहीं है तो देश किधर जा रहा है? और दूसरा सवाल मेरे पास आता है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो स्पेसिफिकली बनी जाती है हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स को देखे। जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो सत्र में है, जो लोग पार्टी में पावर में है पार्लियामेंट में, उनको वहां पे डंडे लेके खड़े होने की क्या जरूरत है? और मेरे को दूसरा सवाल ये भी आता है कि जब कांग्रेस को समझ आ गया कि वो डंडे लेके खड़े हैं, तो कांग्रेस क्यों धक्का धक्की कर रही है? तो ये दोनों चीजें सवाल उठते हैं। इन सवालों के लिए एक ही जवाब है, मीनाक्षी जी, ना आप दे सकते हो, ना मैं दे सकता हूं, ना ही कोई और व्यक्ति दे सकता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, जो रिजिजू जी हमारे उसके मिनिस्टर है, उनको इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वो दोनों पक्षों की कंप्लेन ले और कमेटी बनाए, और 48 आवर्स में हमारे देश में बता दीजिए कि दूध का दूध पानी का पानी, की कौन गिल्टी है। हम ऐसे हवाई बातें नहीं कर सकते, हम ऐसे बिना बात की। ये पार्लियामेंट सेशन करोड़ों रुपए वेस्ट हो गया हमारे देश का। हमारे देश में इंपॉर्टेंट डिबेट्स करने की चर्चा का मुद्दा होता है। हमारा देश अगर 21वीं सदी में हमको आगे लेके जाना है तो हम इस तरीके से करेंगे। जो विपक्ष में है उसका कोई पक्ष नहीं रहता, जो पक्ष में है वो विपक्ष की इज्जत नहीं करता। दोनों तरफ पहली बार मैंने राजनीति में देखा है, ना पक्ष की कोई इज्जत है ना विपक्ष की कोई इज्जत है, सिर्फ एक दूसरे का एक मीम पार्लियामेंट की तरीके से हम देश को चला रहे हैं। सोशल मीडिया में मीम बनाया जाएगा, या राहुल गांधी का मजाक उड़ेगा या प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ेगा। हमने अपने पार्लियामेंट का एक मजाक बना दिया है। एक दूसरे की टांग खींचते खींचते हमने अपने पार्लियामेंट की टांग खींच दी है। जब हम बोलते हैं कि भारत जो है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, भारत जो है मदर ऑफ ऑल द डेमोक्रेसी है, भारत जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो वहां पे हम ये कर रहे हैं दुनिया में। क्या हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को हम ये दिखा रहे हैं कि अगर आपको राजनेता बनना है, अगर आपको देश में सेवा नहीं करनी है, दीपक सोनकर जी आ गए हैं, बहुत सारे जवाब अभी लेने होंगे। दीपक सोनकर जी आ गए हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रिएक्शन सुजाता पॉल मैं आपसे लूंगी, जो अभी बात यहाँ पर मिनिस्ट्री जी ने भी उठाई है। भाई शिकायत करिए ना,
अगर आप लोगों ने देखा वहां पर कि वो डंडे लेकर खड़े हैं, कुछ मिस हैंडलिंग हो सकती है, यहाँ पर परिस्थिति बिगड़ सकती है, तो क्या जरूरत थी ब्रीच इन करने की? या तो रिकॉर्डिंग करते आप लोग मोबाइल से, या सीधे आके प्रेस के सामने स्टेटमेंट देते और शिकायत जो है ऑफिशियली किरण रिजिजू साहब को या पार्लियामेंट में जो पैनल है जिनको इस तरह के इश्यूज एड्रेस किए जाते हैं वहां पर देते ऑफिशियली। देखिए जैसे ही ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब खड़गे जी के साथ हमारे सांसद जा रहे थे मकर द्वार के तरफ, तो मकर द्वार पर जिस तरह का बीजेपी के सांसदों ने धक्का दिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो गिर गए और वो जमीन पर वहीं पर बैठ गए। उनके घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है और वो पत्र ऑलरेडी लिख चुके हैं लोकसभा स्पीकर को इसमें कार्यवाही करने के लिए। इससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते ना। लेकिन राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर सबसे मजबूत लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिख रहे हैं आज इतने सालों में। और राहुल गांधी जी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उसका एक और कारण है कि राहुल गांधी जी ने पहले जाकर मीडिया को कहा कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उसके बाद ये बात आई कि वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे सांसद को चोट लग गई है। अब क्योंकि ये दलित विरोधी वाला जो नैरेटिव है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, इसी कारण से आज ये इतने नाराज है। वरना मुझे बता दीजिए कि अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी लगातार ट्वीट करके कांग्रेस को अटैक करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री है भाई, केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन देखिए बड़ा सवाल फिर वही है जो अभी सुजाता जी ने कहा कि क्योंकि अमित शाह कुछ ऐसा बोल गए हैं जिस पर बीजेपी घबराई हुई है, डिफेंसिव मोड में है, अब किसी भी तरह से डैमेज कंट्रोल करना है, वरना खुद गृह मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आना पड़ रहा है। ऐसा कब होता है कि गृह मंत्री के बोलते ही प्रधानमंत्री एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट करते हैं। पूरी की पूरी सरकार और सरकारी मशीनरी फौरन इस मोड में एक्टिव दिखाई दे रही है कि कहीं पर जो बात कांग्रेस प्रोजेक्ट करना चाह रही है वो मैसेज ना चला जाए। लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे से हाथ जले थे, शायद वही भय है। और इसीलिए आज का दिन भी संसद में किसी और बात में उलझाकर आप एक एलिबाई क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है क्या? देखिए मीनाक्षी जी, जो बात आपने अभी कही लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, मैं भी मानता हूं कि जिस नैरेटिव को कांग्रेस पार्टी और पूरे अलायंस ने सेट किया था, जो दलित की अपमान की बात कही जा रही थी, आरक्षण की बात कही जा रही थी, वो दोबारा एक अवसर तलाशने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं तो कह रहा हूं जिस दिन से संसद चल रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई जिस पैसे से संसद चलती है, वहां पर शुरू से पहले तो अडानी किया गया। उसके बाद जो है जो अब ये लोग आ गए कि बाबा साहब का अपमान हुआ अमित शाह जी का। आप पूरा बयान देखिए चाहे आधा बयान देखिए, जो अमित शाह जी के शब्द थे वो तो साफ स्पष्ट है, वो तो आपने भी सुना होगा। आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार रही हैं, आपको भी पता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप लोग जो दिखावा करते हैं बाबा साहब का नाम लेकर के बार बार, बाबा भीमराव अंबेडकर का सिर्फ दिखावा करते हैं, उनके आदर्शों को मानते नहीं है। और उनको जब जब अवसर आया तब कांग्रेस पार्टी ने नीचा दिखाने का काम किया। और ये प्रमाणों के साथ इसके जो है तथ्यात्मक रूप से आपको इतिहास में देखने को मिलेगा। चाहे वो उनको जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब नेहरू जी ने किस प्रकार से उनका विरोध किया, भारत रत्न पहले किसको दिया गया और उसके बाद किसको दिया गया, फिर जब उनको बाबा साहब अंबेडकर की ध्यान आया, पहली बार तो उनको भारत रत्न दिया नहीं गया। और लगातार जिस प्रकार से बाबा साहब की तस्वीरों को लेकर के, बाबा साहब के आदर्शों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है जिस प्रकार से एक कथनी और करनी, मैं कह रहा हूं बार बार कि कथनी और करनी में उनके अंतर दिखाई देता है। मुझे लगता है कि जो लोकसभा के अंदर एक मुद्दा तलाशने की ये कोशिश कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे छूट गए। इनको जितने मुद्दे इनको जनता के उठाने चाहिए थे पार्लियामेंट में, वो काम विपक्ष भूल गया। विपक्ष सिर्फ इस बात का कि बाबा साहब के लिए अमित शाह जी ने अगर कुछ बोल दिया है तो अमित शाह जी की उस बात को किस प्रकार से एक प्रोपोगेंडा बना करके चलाया जाए और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव वापस सेट किया जाए, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो है आने वाले चुनाव में, दिल्ली का चुनाव है उसमें नुकसान पहुंचे। चुनाव है दिल्ली में, इसलिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दोबारा से दिल्ली में वापसी करना चाहती है, कहीं ना कहीं उसको टक्कर तो लेना आम आदमी पार्टी से, लेकिन नहीं सुजाता जी हंसने वाली बात नहीं है। नहीं, ये तो बेवकूफी की बात है। Good that you brought that point। नहीं सुजाता जी, लेकिन मैं इसमें 2-3 बातें और जोड़ूंगी। अंबेडकर साहब के साथ में क्या बर्ताव कांग्रेस पार्टी का रहा है, ये इतिहास की किताबों में ही दर्ज नहीं है, ये खुद अंबेडकर साहब ने बताया है। वो खुद बता रहे हैं नेहरू जी के साथ उनके संबंध क्या थे। खुद उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा मंत्रालय दिया गया जिसमें करने के लिए कुछ है नहीं। और मैं अंबेडकर साहब का कोट पढ़ रही हूँ, It is difficult to understand what is the principle underlying the distribution of government work among ministers, which the Prime Minister follows. Is it capacity? Is it trust? Is it friendship?
इज इट प्लायबिलिटी? किस आधार पर मिनिस्टर्स को काम दिया जाता है मुझे नहीं पता। दूसरा स्टेटमेंट मैं पढ़ रही हूं अंबेडकर साहब का, नेहरू जी के लिए जो है, द कैबिनेट हैज बिकम अ मेयरली रिकॉर्डिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ डिसीजंस ऑलरेडी अराइव्ड बाय कमिटीज। द प्राइम मिनिस्टर्स होल टाइम एंड अटेंशन इज डिवोटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स। ये अंबेडकर साहब के कोट हैं जो मैंने पढ़े हैं। आपने ये 2 बार पढ़ दिया। चुनाव हारे, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ प्रचार किया, नेहरू जी ने उनके खिलाफ प्रचार किया। ये बातें तो इतिहास का दस्तावेज है ना। और आज इतिहास- वही कांग्रेस पार्टी अंबेडकर साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है अपने फायदे के लिए, या फिर इतिहास भूल गए देखिए, हैं? आप शायद भूल गई हैं सावरकर और गोलवालकर ने उनके संविधान के लिए क्या कहा, कैसे उनको लिलीपुट बताया गया ऑर्गेनाइजर में, कैसे मुझे ये उनकी बताइए, जो एफिडी को अंबेडकर जी जलाया ने गया। कहा उसमें सुनिए, बात मैं करते आपको हैं। बता रही हूँ। सावरकर नहीं जी नहीं, ने आपकी क्या बात कहा? को गोलवलकर जी बता ने रही क्या हूँ। कहा वो नहीं, अंबेडकर जी ने जो खुद कहा मैं है वो अंबेडकर आज जी पे दुनिया आ में रही नहीं है। हूँ। लेकिन उनके मीनाक्षी जी, शब्द और उनका संविधान इस देश में आज भी मैं है। आपको बता उनके जो रही शब्द भाई, है, मुझे आप उस पर जवाब दीजिए। आपको वही बता रही हूँ जो ये झूठ है ना। क्योंकि देखिए, एक समय ऐसा था जो नेता बैठे होते थे, कौन लेके आया था उनको कैबिनेट में? नेहरू जी। कौन लेके आया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अंबेडकर कैबिनेट जी अपनी में? कैपेबिलिटी नेहरू पर जी। आए थे, और बाबा अपनी साहेब काबिलियत पर आए थे। मुस्लिम भीमराव लीग, अम्बेडकर नेहरू जी ने कोई मुस्लिम एहसान लीग, नहीं किया उन पर। सुनिए अपनी सुनिए कैपेबिलिटी पर, मुस्लिम अपनी लीग। काबिलियत पर आए थे। 18 जनवरी 1952 का उनका एक पत्र है जिसके सुजाता जी, बारे मैं में बस करेक्ट करूंगी, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी काबिलियत पर आए थे। कोई बिल्कुल आए थे। एहसान हासिल करने नहीं आए कैपेबिलिटी थे। थी तभी तो लाए गए थे भाई, अपनी कैपेबिलिटी पे ही आए थे। उन्हीं की वजह ये से तो हमें बोला हमारा नेहरू जी लाए संविधान थे। मिला। लेकिन लेकिन फिर ये मैंने मत आपके कहिए बीच ना में कि नहीं बोला, नेहरू जी बीच में लाए मत थे। बोलिएगा। लेकिन complete अगर करिए। वहां पे मतभेद होते थे तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता था कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं और एक दूसरे की बुराई करने लग जाए। मैं आपको अशोक गोपाल की बायोग्राफी जो उन्होंने लिखी है बाबा साहेब की, उसमें पेज नंबर 794 के फुटनोट 50 पर उन्होंने लिखा है कि 18 जनवरी 1952 का कमलाकांत चित्रे को लिखा एक पत्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। वो क्या लिखते हैं कि पहले लोकसभा चुनाव में बॉम्बे उत्तर आरक्षित सीट से उन्हें हराने की साजिश डांगे, जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, और सावरकर ने रची थी, जो कश्मीर के विभाजन के उनके प्रस्ताव से भड़के हुए थे। और आप बताइए, ये पत्र तो बाबा साहेब का पत्र है जिसको कोट किया गया है अशोक गौतम जी की किताब में। तो सच तो ये है, मगर भारतीय जनता पार्टी को बीमारी है झूठ बोलने की, और जिनका उन्होंने कभी साथ नहीं दिया वो आज बता रहे हैं कि वो बाबा साहेब का हम सम्मान करते हैं। चलिए, मान लिया सम्मान करते हैं, तो मुझे बताइए वो जो तस्वीर अभी आप चला रही थी उसमें जॉर्ज सोरोस की तस्वीर अंबेडकर की जगह कैसे आ गई? हमारे हैं, और वो आप आज बैठी हुई हैं, मैं बैठी हुई हैं, हम भी मनुस्मृति के तौर पर हमारे साथ व्यवहार होता, मगर व्यवहार वैसा क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहेब के संविधान ने हमें अधिकार दिया कि हम इंसान रहे। मैं आपसे जवाब मांग रही थी अंबेडकर जी के शब्दों पर। आप गौतम जी की किताब का जिक्र कर रही है, मैं तो खुद जो अंबेडकर जी ने बोला है मैं उन शब्दों पर जवाब मांग रही थी। दूसरा जवाब मुझे दे दीजिए। बाद में दीपक के बारे में बता रही हूँ। दीपक मैं अंबेडकर के पत्र के बारे में बता रही हूँ, बाबा साहेब के पत्र के बारे में। दे दीजिए, एक बात का और जवाब दे दीजिए। आज उनके सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है, भारत रत्न के लायक कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं समझा अंबेडकर साहब को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है क्या कि बाबा साहेब को, जो वो भारत नहीं रत्न तो के लायक भाजपा थे? ने दिया उनका क्या? पद नेहरू जी से कम था, इंदिरा जी से कम नहीं। था? क्यों आपने उनको उनके देखिए, हर चीज का एक समय होता है, उनको भी मिला था। और आप अगर रूल्स देखेंगे तो 3 भारत रत्न एक साल में दिए जाते हैं, मगर चुनावों के पहले तो अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से मोदी जी ने 5 दिए, हमने विरोध किया। रूल के हिसाब से 3 दिए जाते और मिला ना उन्हें, समय के साथ मिलना था। आपके हिसाब से आप तो कहेंगे कि 1939 में ही क्यों नहीं दे दिया? भाई, जिस बात का बतंगड़ बनाया जाएगा उसमें तो बतंगड़ बनाया जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहेब का संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। ये देश चलेगा बाबा साहेब के संविधान के हिसाब से। इसलिए ये कहना कि उनको किस वक्त मिला भारत रत्न, उससे उनका सम्मान घटेगा या बढ़ेगा, या कौन करता है नहीं करता ये आंका जाएगा, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही कमजोर तर्क है। चलिए, मैं दीपक सोनकर जी के पास जाऊंगी, लेकिन हैरानी फिर इसी बात की है
कि बाबा साहब अंबेडकर क्यों भारत रत्न के लायक नहीं थे, या आप कह रही हैं कि ठीक है हम हर चीज अपने समय उनको पर चुनाव में हराने वाले को पद्म विभूषण भी दिया गया। क्यों नहीं हो उनको पाया, चुनाव में हराने नहीं वाले को समझ में पद्म आया। विभूषण मैं दिया इस जवाब से कांग्रेस ने। कन्विंस नहीं हो पाई, पर ठीक है, चलिए मेरा कन्विंस होना मायने नहीं रखता, बात पैनल की है, बड़े मुद्दे की बात है, हमारा कन्विंस होना उस चीज पर एक बहुत छोटी बात हो सकती है। दीपक सोनकर जी आ गए पैनल पर, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि आपके आते आते डिबेट में कई ऐसे बिंदु चले गए जिनके लिए आपको सोनकर साहब जवाब देना था। लेकिन चलिए सवाल मैं आपके पास ले आती हूँ, और सवाल ये है आपसे सर, आपने बात की कि अंबेडकर साहब ये बोलना फैशन हो गया है, ये बात कह गए अमित शाह जी, और फिर कह रहे हैं कि हम सम्मान भी करते हैं, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आज बीजेपी के ट्विटर हैंडल से तस्वीर पोस्ट हो रही है जिसमें अंबेडकर साहब की फोटो रिप्लेस करके जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा देते हैं आप लोग, और डंके की चोट पर उसको आगे पोस्ट करते हैं। तो कांट छाट के काम तो फिर आप लोग भी करके दिखा रहे हैं, फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या नैतिकता का तकाजा क्या रहा है? देखिए मीनाक्षी जी, पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगा और सारे पैनलिस्टों से भी माफी मांगूंगा कि किसी कारणवश मैं दूसरे चैनल में भी जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ समय पर जुड़ नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। देखिए आज हम सब लोग कैसे बाबा साहब के सम्मान की बात आज कांग्रेस को याद आई, या समाजवादी पार्टी को याद आई, या किसी अन्य विपक्ष दल को याद आई, इसमें भी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है। आज आपने इस पोस्ट की बात करी, चर्चा की बात करी, किस तरीके से किसी भी नैरेटिव को कैसे सेट करना है, किसी भी झूठ को कैसे फैलाने का काम करना है, ये कांग्रेस पार्टी को बखूबी आता है। आज जो सम्मान की बात कर रहा है, कैसे लगातार उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने का कार्य किया है, मैं आपको मिनट मिनट में बताने का कार्य करूंगा। मुझे लगता है बहुत सारी बातें चर्चा में आई होंगी। चर्चा में यह भी आया होगा कि कैसे भारत रत्न से नकारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, कैसे बाबा साहब को जब पहली बार वो लोकसभा के सदन में पहुंचे और जब प्रधानमंत्री की कमेटी थी तो उनको किसी हद तक उनको मंत्रिमंडल में लाने के लिए चर्चा नहीं की जा रही थी। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, मगर ये बात और कहूंगा कि केवल कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहब को ऐसा महत्वपूर्ण बनाने का कार्य किया कि वो केवल दलित समाज के लिए है। बाबा साहब ने हमेशा से किसी ऐसे समाज के लिए नहीं माने जो नीचे तबके का व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, जो पिछड़ा व्यक्ति है, जो दलित व्यक्ति है, उस व्यक्ति की चिंता करी, उसको शिक्षित बनाने के लिए, उसको वर्गित बनाने के लिए उस वर्ग की चिंता करी। सबसे बड़ी बात यही है कि आज उनको एक समाज के लिए बांटने का अगर काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज बाबा साहब की याद आ रही है। जब 70 वर्षों तक कांग्रेस कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, बाबा साहब के वचनों को साकार करेंगे, मगर किसको हटाया? गरीबों को ही हटा दिया। 70 वर्षों तक देश की जनता को ग्रत में डालने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, और आज उसी का बदलाव 2014 से देश के प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए किया है। आज बाबा साहब के संविधान, अब ये संविधान की दुआई देते हैं, हमेशा संवैधानिक संस्था। मीनाक्षी जी, अगर ये सारी देखिए मीनाक्षी जी, ये सब क्या मीनाक्षी, यहाँ पर धक्का मुक्की हो गई, यहाँ लड़ाई हो गई, ये जिम्मेदार नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा कर दीजिए प्रोटेस्ट। देखिए लोग तो सच जानते हैं मीनाक्षी जी, मुझे बिल्कुल ठीक बात आपने कही, लोग सच जानते हैं, मगर लोगों के सामने तथ्यों का आना भी जरूरी है। तथ्यों के जानकारी भी बहुत जरूरी है। जो लोगों को तथ्यों के नाम पर गुमराह कर रहे हो, जो तोड़ मरोड़ कर किसी बात को रख रहे हो, जो किसी बात को गुमराह करके, जैसे संविधान पे लोगों को भड़काने का काम किया। आज जिस संविधान की, मैं 1 सेकंड 10 सेकंड मेरी बात, मुझे लगता है मीनाक्षी जी, मैं समय के बाद आया हूँ। अंबेडकर का जो ये फैशन है, ये जो आप कर रहे हैं, अगर भगवान का नाम उस पर मिल जाता, आपकी नजर में ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? देखिए, बाबा साहब का अपमान कहीं से किसी के लिए स्टेटमेंट ठीक नहीं, मगर किसी बात को अगर तोड़ मोड़ के रखा जाएगा, किसी बात को, किसी वीडियो क्लिप को बार बार उस तरीके से गुमराह करके दिखाया जाएगा, तो चीजें समझ में आती है ना। और सबसे बड़ी बात, सवाल कौन खड़ा कर रहा है? सवाल कौन खड़ा कर रहा है? मुझे लगता है मीनाक्षी जी, अगर यही नहीं, मुझे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। अरे मैडम, यही बात मीनाक्षी जी, क्या मेरी बात पूरी होने देंगे आप कंप्लीट कर लीजिएगा सर, उसके बाद सुन तो लीजिए जो मैं पूछ रही हूँ। राहुल गांधी ने अगर यही बात बोली होती तो क्या बीजेपी चुपचाप बैठी होती? हाँ या ना, बताइए। देखिए,
बीजेपी ने हमेशा से बाबा साहब के सम्मान की बात करी है और हमेशा लगातार सम्मान की बात करेगी। अगर कांग्रेस किसी प्रकार के गलत कृत्य की बात करेगी तो उसका जवाब देंगे, सीधी बात है। मगर किसी तथ्य को अगर तोड़ मोड़ कर पेश करा जाएगा, और जिन्होंने लगातार देश के अंदर बाबा साहब का अपमान करने का कार्य किया हो, जिन्होंने हमेशा दलित समाज का अपमान करने का कार्य किया हो, मैं तो इनसे ये सवाल पूछता हूं, 70 वर्षों तक रहे, कितने अंतिम पायदान के व्यक्ति को नेतृत्व देने का काम कर दिया, कितने दलित समाज को नेतृत्व देने का काम कर दिया, कितने दलित समाज को नेताओं में डेवलप करने का काम कर दिया, कितने दलित समाज के हितों की योजना चलाने का कार्य कर दिया। आज जिस दल के साथ इनका गठबंधन है, मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं कि आज जिस दल के साथ इनका गठबंधन है, समाजवादी सरकार ने ही दलित समाज के आरक्षण के प्रमोशन पर रोक लगाने का काम किया, दलित समाज के ऊपर अत्याचार करने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया। दूसरी बात, दलित समाज में बाबा साहब के पार्कों को अगर तोड़वाने का कार्य किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी ने दलित बाबा साहब को लगातार किस तरीके से अपमानित किया, और आज बाबा साहब को नहीं, ये आर्मी पर सवाल खड़ा करते हैं, ये संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं, ये लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं। तो कहां कहां ये अपमान और सम्मान करने का बात आता है कि सब देश की जनता, प्रदेश की जनता और उसी के आधार पर निर्णय कर लेती है। ठीक है दीपक सोनकर जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई है। और इस पूरे वक्तव्य में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये फैशन वाली बात और इतना नाम जपेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, ये बात अगर राहुल गांधी ने की होती तो बीजेपी क्या करती? मीनाक्षी जी, अब ये कहीं कोई फैशन, देखिए किसी फैशन की बात नहीं है। कहीं कोई अगर कोई बाबा साहब का अपमान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं। मैंने सीधी कहा ना, अगर मगर क्या, जो भी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कोई हो, मगर उस बात को अगर तोड़ मोड़ कर पेश करा जाएगा तो तथ्यों की जानकारी भी सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। बोली होती तो क्या अब तक 25 तरह के सोशल मीडिया ट्रेंड्स एक्स पर नहीं दिखाई दे रहे होते? क्या अब तक 500 तरह के मीम्स इंडस्ट्री में वायरल नहीं हो जाते? क्या अभी तक पुरानी मीनाक्षी जी, अगर राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, या कोई भी हो, अगर बाबा साहब को अपमान करेगा तो उसका, देखिए अगर राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो या कोई भी दल का नेता हो, अगर बाबा साहब का अपमान करेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि तथ्यों को सही तरीके से दिखाना चाहिए, तथ्यों को जनता के सामने ठीक प्रकार से आना चाहिए, और सवाल करने वाले लोग वो होने चाहिए जिन्होंने लगातार बाबा साहब का अपमान किया हो, वो अपने समाज की बात करनी चाहिए। मीनाक्षी जी, मैं एक चाहता हूं, जो तथ्य की बात है, तथ्य की बात ऐसी है कि 1952 में फरवरी के महीने में जब बाबा साहब लोकसभा इलेक्शन हारे थे कांग्रेस के कैंडिडेट, उसके बाद 1952 में मार्च के महीने में ही कांग्रेस ने डिसाइड किया जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कि उनको राज्यसभा एमपी बनाया जाए। हारे थे, ये राजनीति है। बी आर अम्बेडकर का रेलेवेंस कांग्रेस ने कभी खत्म नहीं किया। हराया किसने था? दीपक जी आप लेट आए हैं, अपनी मर्जी से हराया किसने था? दीपक जी, ये आपका आप गलत बोलेंगे ना, नहीं आप गलत बोलेंगे। हराया किसने था? गलत आप बोल रहे हैं। इन तथ्यों की यही समस्या है ना मीनाक्षी जी, ये तथ्यों को ही गुमराह करने की बात है, ये तथ्यों को ही गुमराह करने की बात है, यहाँ नैरेटिव सेट करने की बात है, झूठ बोलने की बात है। नहीं, ये नैरेटिव पर सेट करिए, ये नैरेटिव, यही समस्या है। आप वीर सावरकर जी का खिलाफत करते हैं, वीर सावरकर जी को खिलाफत में दिखाते हैं। जनवरी 1952 के पत्र में उन्होंने लिखा था, क्या बात कर रहे हैं? आपको मोटा बताया, झूठ बोल करके जनता को गुमराह नहीं कर सकते, झूठ बोल करके जनता को गुमराह नहीं कर सकते। सुजाता जी, दीपक जी, एक एक करके मनस्वी जी बोलेंगे, फिर सुजाता जी, फिर दीपक जी। ठीक है, मनस्वी जी बोलिए, कंप्लीट करिए। देखिए, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। 1952 में मार्च के महीने में उनको राज्यसभा में एलिवेट किया, और कांग्रेस ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बाबा साहब अम्बेडकर का रेलेवेंस, उनका सोशल इम्पैक्ट जो हमारे देश में रहा है, उसके लिए ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए हमारे पार्लियामेंट में, वो शोभा बढ़ाता है हमारे पार्लियामेंट की। ये कांग्रेस ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। और दूसरी चीज, देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू की मिनिस्ट्री में बी आर अम्बेडकर जी थे, और उसके बाद उनके और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में हिंदू कोड के ऊपर सामंजस्य नहीं बैठा, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया। ये राजनीति की बात है, पर उनका रेलेवेंस
कहीं पे भी पार्लियामेंट में हो या लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, अगर ऐसा होता कि उनके बीच में बहुत लड़ाई है तो क्या कांग्रेस उनको राज्यसभा एमपी बनाती? नहीं बनाती। कांग्रेस ने उनके रेलेवेंस को रिस्पेक्ट किया, उनको राज्यसभा एमपी बनाया। जब तक वो जीवित थे तब तक वो राज्यसभा एमपी थे और उनकी ताकत थी कि जवाहरलाल नेहरू को जब वो प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ बोलने की। आप देखिए बी.आर. अंबेडकर की ताकत और जवाहरलाल नेहरू की ताकत, वो कुछ बोलना है पार्लियामेंट में, वो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोलते थे, किताबें लिखते थे, तो उनको म्यूट नहीं किया जाता था। 30 सेकंड का समय दे पाऊंगी, मेरे पास समय की कमी है। सौरभ जी 30 सेकंड मुझे दीजिएगा। देखिए जिस प्रकार से बात कही जा रही है कि अभी आपके पैनल पे, सम्मानित पैनल पे सुजाता जी ने बोला कि नेहरू जी ने अंबेडकर जी को जो है वो चुनाव में टिकट दिया था, चुनाव जितवाया था। यही कह रहा हूं मैं कि जो एहसान तले बात की जाती है अंबेडकर जी को लेकर के, और अगर मानसवी जी की बात कर लें कि 1952 के चुनाव में हराने के बाद 53 में राज्यसभा दी थी, तो 54 के मैं बता दूं 54 के चुनाव में फिर हराया था मोदी जी। एहसान करते हैं जिसको मुख्यमंत्री से हटाते हैं, नहीं जिसको मुख्यमंत्री पद से हटा के दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं, एहसान करते हैं मोदी जी। या मान रहे इस बात को, या मान रहे इस बात को, अगर आपकी क्लिप कटिंग नहीं ये मान रहे इस बात को कि मोदी जी एहसान करते हैं उनको जिनको टिकट देते हैं, एहसान करते हैं उनको जिनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, हटाते हैं और दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं। एहसान नहीं होता, अपनी कैपेबिलिटी होती है। यही फर्क है पंडित जवाहरलाल नेहरू में और नरेंद्र मोदी में। एहसान करते हैं वो, एक मुख्यमंत्री को कैसे आवाज नहीं आ पा रही है। सौरभ अपनी बात कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सुजाता जी आप बोलिएगा, मैं आपको उसके बाद समय दूंगी बोलने के लिए। प्लीज सौरभ जी आपकी बात कंप्लीट हो गई, क्लोजिंग रिमार्क्स है। बस 10 सेकंड यही दे रहा हूँ कि देखिए सुजाता जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ये समझना पड़ेगा कि आप इतने गुस्से में हो, बार बार बोल रही है कि नेहरू जी ने एहसान किया। नेहरू जी ने कोई एहसान नहीं किया था, अंबेडकर जी की अपनी काबिलियत थी। अब देखिए गलत बातों को बोलने की बीमारी होती है भाजपाइयों को, इसे कहते हैं एडिट करना। 30 सेकंड सारा समय नहीं दे पाऊंगी, प्लीज बात। ठीक है, यही होता है एडिटिंग करना। मैंने ये नहीं कहा कि एहसान करा, उनकी कैपेबिलिटी थी इसीलिए उनको लिया ना, लेकिन सच्चाई है लगातार दीदी आप एहसान की बात बोल रही है, झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री बनाया और हटा दिया क्योंकि एहसान करते हैं। लेकिन 1 जनवरी 1993 को संघ परिवार ने एक व्हाइट पेपर प्रकाशित किया था जिसमें संविधान को हिंदू विरोधी बताया था, और उसमें जो बातें कही गई थी 2000 में आते हैं हम, जब आरएसएस के प्रमुख सुदर्शन जी ने कहा था हमें अल्पसंख्यक वाली अवधारणा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। नेहरू जी को चुनाव हराने वाले को आपने पद्म विभूषण दिया था। कही थी बीच में क्यों बोल रहे हो? हिम्मत होनी चाहिए सुनने के लिए। 14 अगस्त 2000 को बीबीसी के एक टॉक शो पे उन्होंने करण थापर से यही बात करी थी जी। तो यही है 400 पार करने वाले। 30 सेकंड्स में उसके ऊपर समय नहीं दे पाऊंगी सर जी। क्लोजिंग रिमार्क्स वो बैकफुट में है। सोनकर जी, दीपक सोनकर जी क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के अंदर ये आदत रही है, जैसे हमारी सुजाता बहन चिल्ला करके झूठ को दबाने, माने झूठ को दर्शाने का कि मैं बहुत सच है। सबसे पहली बात में एक सवाल है दोनों भाइयों से जो हमारे अभी बात कर रहे थे, मैं तो ये कह रहा हूं जो 70 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, कितने विचारों को आपने, बाबा साहब के विचारों को नीचे जनता तक पहुंचाने का काम किया। कितनी आपने मूर्तियां जो बाबा साहब के नाम पर स्थापित करने का कार्य कर दिया हो, कितने बाबा साहब के संदेशों तक लोगों को पहुंचाने का काम कर दिया हो, कितना जो दलित समाज जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति था उनको नेतृत्व देने का कार्य कर दिया हो। कहीं कुछ नहीं, केवल ढोंग। और आज किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करके बाबा साहब याद आते हैं। कितने बाबा साहब को याद करोगे? दलितों के साथ अत्याचार करोगे, राजस्थान के दलितों के साथ अत्याचार करोगे, मगर बाबा साहब के सम्मान की बात करोगे। आप लोग सत्ता में हैं, संसद का अब कुछ ही समय बाकी है विंटर सेशन का, क्या यही चर्चाएं जो संसद के बाहर प्रेस के रूप में दिखाई दे रही है चर्चा के रूप में सदन के भीतर हो पाएंगी एक बेटर बिहेवियर और मैनर्स के साथ में? मैं आपके आने से पहले यही बोल रही थी सौरभ जी से बात करते हुए कि ऐसा लग रहा है जैसे वो स्कूल की फुटबॉल टीम में, क्रिकेट टीम में या वॉलीबॉल टीम में जो बच्चों की आपस में लड़ाई होती है ना, इसने शर्ट फाड़ दी, उसने पैर में हॉकी मार दी, उसने बॉल को कोर्ट के बाहर फेंक दिया। मतलब क्या तस्वीर पूरी दुनिया के सामने जा रही है सर? तड़ी पार की राहुल गांधी जी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। किसी भी सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है, और जिस तरीके से आज विपक्ष सदन में चर्चा ना करके
जनता बता के रही मुद्दों है पर कि चर्चा न मोदी करके, सरकार जनता बैकफुट के पर हितों है। के विषय पर मोदी चर्चा न करके सरकार डरी हुई है इधर के और मुद्दे मोदी और इस सरकार तरीके अपने की कुश्ती का सत्ता के वातावरण अहंकार में सदन बैठी के अंदर है। बताने का काम करते हैं। इसी बात को समझना समय की पड़ेगा कमी है कि मेरी खड़गे जी कोशिश को थी धक्का कि मैं मारते सभी शर्म के नहीं बिंदुओं आती। को, सभी के विचारों को पैनल में जगह दे पाऊं। कोशिश पूरी थी कि आप सभी के विचारों को दर्शकों के सामने कंप्लीटली पूरे फुल पिक्चर के रूप में रखा जाए, लेकिन एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार मीडिया को रिप्रेजेंट करने के नाते मैं फिर भी ये बात कहूंगी कि जो भी समय अब विंटर सेशन का बचा है, कम से कम एक खुले दिल से चर्चा सदन में होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दोनों थैंक यू सो मच आज बातचीत से जुड़ने के लिए।